हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजक यौगिक। और इसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन देख लिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से डिस्कस भी कर लिया था और इनके बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में भी जान लिया था। आज की कहानी में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। तो जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोगों ने समझा था कि एक्चुअल में इसी को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयंस नहीं दे पाते हैं। जैसे अगर हम इनको पानी के अंदर डालेंगे, तो या तो एनायन वाला पार्ट या तो कैटायन वाला पार्ट, दोनों में से कोई एक पार्ट पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बड़े अच्छे से डील करेंगे। जैसे कि एक बात और हमने देखी थी कि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है ना, और एक ब्रैकेट के बाहर होता है। तो दो पार्ट होते हैं, एक ए पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर होगा और बी वाला पोर्शन ब्रैकेट के बाहर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को समझूं तो थोड़ा ध्यान देंगे। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ए और सी, क्योंकि कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, दो पार्ट होंगे जो कि ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और ये क्या होगा? ब्रैकेट के बाहर। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। ठीक है, ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, जबकि ये वो जो पोर्शन है ये है आयोनाइजेबल पार्ट। ठीक है, आयोनाइजेबल पार्ट। अब ध्यान से समझेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी तरीके से आपको नजर आएंगे। एक तो ब्रैकेट के अंदर होगा और एक ब्रैकेट के बाहर। तो जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो आयोनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो पार्ट में आपको नजर आएंगे, एक तो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट और एक आयोनाइजेबल पार्ट में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस नॉन आयोनाइजेबल पार्ट को हम लोग एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसको एक नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, और आयोनाइजेबल पार्ट कौन सा होता है? तो इस आयोनाइजेबल पार्ट को हम आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते हैं। आयोनाइजेबल स्फीयर, आयोनाइजेबल स्फीयर मतलब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो इसके दो पार्ट होंगे, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा आयोनाइजेबल स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं सर? जिसके पार्ट आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। जबकि आयोनाइजेबल स्फीयर क्या होते हैं? जिसके पार्ट सर आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है ना, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जो आयोनाइज्ड हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते हैं। यानी वो ब्रेक डाउन होगा और पूर्णतः ब्रेक डाउन होगा। अगर वो एनायन दे रहा है तो एनायन पूरा का पूरा देगा, कैटायन दे रहा है तो पूरा का पूरा कैटायन देगा। जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो पार्ट आते हैं जो आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। दैट मीन्स उनको पानी के अंदर डालेंगे तो पूर्ण रूप से ना ही कैटायन देंगे ना ही एनायन देंगे। ठीक, अब हम अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लेके आए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लेके आए तो इसके अंदर फर्दर दो पार्ट मिलेंगे आपको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखिए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए और सी है। ठीक है, तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे, यानी दो चीजें और मिलेंगी। और वो दो चीजें होंगी, पहला एक तो सेंट्रल मेटल एटम और दूसरे नंबर पे होगा लिगेंड। ठीक, लिगेंड, और एक होगा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब दोनों का मतलब समझिए। अगेन मैं पूरा समझाना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। ये पूर्ण रूप से ना ही एनायन देता है और ना ही कैटायन देता है, यानी यहाँ पे इनकम्प्लीट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ना ही पूर्ण रूप से एनायन ना ही पूर्ण रूप से कैटायन। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ पार्ट इसका ब्रैकेट के अंदर होता है, कुछ बाहर होता है, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, उसको नॉन आयोनाइजेबल पार्ट बोलते हैं और इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो बाहर वाला पार्ट होता है वो आयोनाइजेबल पार्ट होता है, इसी को हम आयोनाइजेबल स्फीयर के नाम से जानते हैं।
अब अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को निकालें तो ये दो इसके अंदर भी दो चीज़ें मिलेंगी आपको, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, या सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो हमें दो चीज़ें नजर आएंगी, एक तो सेंट्रल मेटल एटम होगा और दूसरा लिगेंड होगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सेंट्रल मेटल एटम एक प्रकार का ऐसा मेटल है, एक ऐसा मेटल है जो स्पेशली क्या करता है, स्पेशली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है दूसरों के साथ। ठीक है ना, यानी ये मेटल क्या होगा, ये मेटल एक्चुअल में लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। फिर से सेंट्रल मेटल एटम मतलब कि ऐसा एटम जो कि कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा, और ये सभी लिगेंड के साथ क्या बनाएगा, सभी लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो ले के या तो दे के, है ना। जैसे हम लोगों ने इसको समझा हुआ है कि मान लीजिए NH3 है, यहाँ पे H+ है, तो देखिएगा यहाँ पे NH3 में जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और देने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे NH3 ऐसे रहेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा, दो में से एक, और एक इसको दे देगा, तो एक इसको दे देगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ये इसको दे दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज जाएगा, और देने के बाद ये नहीं कि हमेशा के लिए दे दिया, अब इसके साथ पुनः क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया NH4, क्योंकि तीन हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया तो NH4 हो गया, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इसने दिया और देने के बाद फिर इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना के फिर से वापस अपने साथ रख लिया। ठीक है ना, तो वापस अपने साथ रख लिया, तो इसलिए ये NH4+ बन गया। तो अब ध्यान से देखिए, तो हाइड्रोजन और NH3 इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अब इनमें भी दोनों का मतलब अलग अलग, देखिए ये है, इसने लिया है, इसने दिया है, और इसने यहाँ पे लिया है। अच्छा, इस चीज को लेके ल्यूइस साहब का एक कॉन्सेप्ट आया था, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को क्या बोलते हैं, डोनेट और एक्सेप्ट के हिसाब से एक थ्योरी पेश की गई थी ल्यूइस साहब के द्वारा, है ना। उन्होंने बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो एक्चुअल में एसिड कहलाएगा। जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाएगा, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो बेस कहलाएगा। ठीक है, बेस कहलाएगा। ठीक, तो आप जाहिर सी बात समझ सकते हो, देख के भी समझ सकते हो कि आप पे H+ है, इसने लिया है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या था, ये एक्चुअल में एसिड से ही निकला हुआ पोर्शन था, तो ये एसिड है, यानी ये इसने एक्सेप्ट किया था, और NH3 ने दिया है, तो देने के कारण ये क्या है, बेस है, और सबको पता है कि NH3 यानी अमोनिया क्या है, बेस है। एक्चुअल में ल्यूइस साहब के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम लोगों ने अमोनिया का क्या समझा था, नेचर समझा था। ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले जितनी भी थ्योरीज थी, चाहे वो ब्रांस्टन एंड लॉरी की हो, चाहे आर्हेनियस साहब की हो, वो NH3 यानी अमोनिया के नेचर को बताने में असफल रही थी। ल्यूइस साहब का ही कॉन्सेप्ट आया जिसके कारण हम अमोनिया का नेचर समझ सके कि अमोनिया क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि मान लीजिए हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो कैसा होगा, ये पकड़ना पड़ेगा ना कि वो ले रहा है कि दे रहा है, क्योंकि दोनों केसेस में हाइड्रोजन भी इसके साथ अगर ले रहा है तो भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में मदद कर रहा है, और NH3 दे रहा है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यानी दोनों तो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, तभी तो बन पा रहा है। अगर ये आता ही नहीं तो ये बनाता कैसे, है ना। तो इस केस के लिए हमें ये समझने के लिए हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, ये देता है कि लेता है। तो एक्चुअल में ये देता है। ठीक है ना, अगेन मैं यहाँ से कनेक्ट करना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो पार्ट मिलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े होंगे अब समझ में आएगा। ये दोनों एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए होंगे, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को दिया होगा। ठीक है, जैसे फिर से समझिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले एटम रहेंगे। ठीक है, एक एटम जो देगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड, और जो लेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, सेंट्रल मेटल एटम। सिंपल, समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन रहेंगे, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए दो स्पीशीज चाहिए, एक लेने वाली और एक देने वाली। ठीक है ना, जैसे NH3 और H+, तो NH3 इसके साथ तब तक नहीं बना सकता जब तक हाइड्रोजन नहीं आएगा, है ना, और NH3 वैसे चुपचाप बैठे रहेगा। तो ये स्टेब्लिश होने के लिए दोनों की जरूरत है। हाइड्रोजन भी अगर ऐसे ही घूमे तो भी इसका कुछ होने वाला नहीं है जब तक NH3 ना आए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये दो चीजें रखी जाती है, एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, लिगेंड क्या है, मैं अगेन बता चुका हूँ, लिगेंड जो है देने वाला है और सेंट्रल मेटल एटम लेने वाला है। यानी सेंट्रल मेटल एटम यानी जो एटम
क्योंकि वो मेटल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे लिख दी गई है कि वो सेंट्रल में जो होगा वो मेटल होगा और एटम होगा, यानी एक ऐसा एटम जो मेटल है वो सेंटर में रहेगा और उसको क्या करेंगे, उसको बगल बगल के स्पीसीज या एटम क्या करेंगे, अपने पास से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और जब ये बना लेंगे तो जो ये कंपाउंड तैयार करेंगे उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेशली रखेंगे, ठीक है। और इनको हम पूरे को मिला के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं इस चीज को यहाँ पे अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि देखिए यहाँ से मान लीजिए ए है, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। और यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, 4 बी है। तो ये चारों बी, जैसे कि मैंने बोला नहीं सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये क्या करेगा, लेगा, ठीक है ना। और ये बी को अगर मैं लिगेंड मान लूँ तो ये सब के सब क्या कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, सब के सब ये यहाँ से इसको दे रहे होंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम समझ में आ गया क्या करता है, बिल्कुल सर ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक्सेप्ट करता है तब तो ये क्या बन गया सर, ये लुईस एसिड बन गया, है ना, यानी एक लुईस एसिड होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे बी की अगर मैं बात कर दूं तो सभी के सभी जो बी हैं, यानी स्पेशली जो बी है वो दे रहा है, तो दे रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल। तो सेंट्रल मेटल एटम की कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन रहते हैं सर, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये नॉन आयोनाइजेबल क्यों है, बिकॉज ये क्या बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। तो एक कौन होगा, एक जो लेगा जिसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे, और एक जो देगा जिसे हम लिगेंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेंट्रल मेटल एटम की, जैसा कि मैंने पहले बोला था। तो जनरली आपको सेंट्रल मेटल एटम जो होंगे वो डी ब्लॉक से रिलेटेड नजर आएंगे, यानी जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होंगे वो ज़्यादातर डी ब्लॉक से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। यानी जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है जनरली डी ब्लॉक का होगा, ठीक है, डी ब्लॉक का होगा। इसका कारण बताइए। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सर डी ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल। और जब आप लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था तभी समझा दिया गया था कि एक्चुअल में इनके ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज़्यादातर खाली रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मतलब समझ पा रहे हैं ना, न्यूक्लियस पे चार्ज जो होता है, स्पेशली पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता है, बड़ा हाई होता है, हाई, ठीक है, वेरी हाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत वेरी करता है, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझाया गया होगा, स्पेशली आप यहाँ से भी फील कर सकते हो कि देखिए ये Fe पे +2 चार्ज है, तो ये Fe पे +2 चार्ज Fe+3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये Fe पे +3 चार्ज Fe पे +6 में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। और फिर ये चाहे तो पीछे भी जा सकते हैं, यानी Fe पे +6 है तो ये Fe पे +3 भी बना सकते हैं, और Fe पे +3 है तो फिर Fe पे +2 भी बना सकता है, ठीक है ना। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते रहता है, वेरी करते रहता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते रहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस केस में हम ये समझ पा रहे हैं कि देखिए ये मेटल होते हुए भी इनके पास ये क्षमता है कि इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। जनरली मेटल का मतलब नेचर होता है कि वो डोनेट करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स चूंकि वेरिएशन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, उनके जो क्या बोलते हैं ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादातर खाली रहते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कूदते फांगते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर बार बार वेरी कर जाता है। ये पॉजिटिव से और पॉजिटिव, फिर और पॉजिटिव बन सकते हैं, और फिर पॉजिटिव से निगेटिव में भी आने की कैपेबिलिटी है। देखिए जैसे +6 से +3 मेरा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे, जाहिर सी बात है कि ये ले रहा है। यहाँ से +3 से अगर +2 में जा रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया इसने। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक लेने वाला भी काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। और ये नेचर इसका कहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भीतर, ठीक है। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इस क्या बोलते हैं मैजिक का, या ऐसे इस शक्ति का, इस प्रॉपर्टी का भरपेट यूज किया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक
ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जनरली आपको डी ब्लॉक के ही एलिमेंट नजर आएंगे जो सेंट्रल मेटल एटम बनाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको सेंट्रल मेटल एटम समझ में आ गया होगा। बाकी अभी हम लिगेंड की बात करेंगे। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक बार और समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही कहते हैं, ऐसे सॉल्ट जिनको हम पानी के अंदर डालें तो पूर्ण रूप से ना ही वो एनायन दे पाए ना ही कैटायन दे पाए, ठीक है। यानी एक भाग उसका कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, और जो भाग उसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट के नाम से जानते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो सेंट्रल मेटल एटम होगा और एक लिगेंड होगा, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, जो क्या करेगा, चूंकि देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही वो स्पीशीज पाई जाएंगी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब यही था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना, ठीक है। तो कहाँ पे वो बन रहा होगा, कहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। और उसके लिए मुझे दो स्पीशीज चाहिए, एक होगा सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा होगा लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा सर, लेगा, यानी वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा, जबकि जो बी यहाँ पे दिख रहा है ना, बी ये देने का काम करते हैं, यानी लिगेंड देने का काम करते हैं, वो लुईस बेस का काम करेंगे, ठीक है। जनरली मैंने सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात की, तो ये क्या होते हैं, ये जनरली डी ब्लॉक के होते हैं। इसका कारण क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाली होते हैं और इनका पॉजिटिव चार्ज बहुत तगड़ा होता है। तो सर पॉजिटिव चार्ज तगड़ा होने से क्या मतलब है, देखो यार पॉजिटिव चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचेंगे ही खींचेंगे, ठीक है ना। ये एक बड़ा कारण है और इसको आप समझ भी सकते हो। देखिए +6 चार्ज दिखा रहा है, जाहिर सी बात है कि इसके पास अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन भटक भी रहा होगा तो खींच लेगा, है ना। +6 मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके पास ये क्षमता है कि इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, ठीक है। एक तो पूरा का पूरा खाली है, घर के अंदर पूरा का पूरा खाली है, और दूसरी बात पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है घर के अंदर पूरा का पूरा खाली और चार्ज भी ज़्यादा, तो अट्रैक्ट करने की शक्ति भी क्या है, ज़्यादा है, और उसको अंदर भेजने की भी शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम के बारे में आप समझ गए होंगे। अब लिगेंड के बारे में समझाने के लिए मुझे पूरे बोर्ड को खाली करना पड़ेगा। सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम देखेंगे लिगेंड के बारे में। लिगेंड के बारे में सोचते हैं। तो मेरे लिए लिगेंड क्या होता है सर, लिगेंड जो होगा वो पॉजिटिव, सॉरी सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि लिगेंड जो होगा वो एक एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो एक एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना, बिल्कुल। अब इसके अलावा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इसके साथ साथ ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जो लिगेंड होगा वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जरूर नहीं कि वो सिंगल एटम ही हो, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे NH3, अगर NH3 अगर चाहे तो लिगेंड बन सकता है, बिल्कुल। लिगेंड का काम क्या है सर, लोन पेयर को डोनेट करना, है ना। तो जिसके पास भी लोन पेयर है, भले वो बॉन्डेड हो, भले वो चार्ज के साथ आए हो, कुछ भी हो, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो डोनेट कर सकता है। अगर मैं यहीं पे देखूँ H3O+ पे, तो H3O+ में O के पास एक तो लोन पेयर अभी भी बचा है ना, तो अभी भी चाहे तो ये बना सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज भी है। ऐसे ही SO4 पे -2 चार्ज है, तो O जो दिख रहा है, O के पास तो दो लोन पेयर अभी भी बचे हैं, है ना। तो ये भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे देखो तो NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो भी ये लिगेंड बन सकता है, प्लस चार्ज है तो भी बन सकता है, और माइनस चार्ज है तो भी बन सकता है। ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे केवल अमोनिया आ जाए तो भी हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर ये अमोनिया बॉन्डेड होके NH3 के फॉर्म में आ जाए तो भी ये लिगेंड बन सकता है। भाई मेरी कहानी में लिगेंड का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि ये लोन पेयर डोनेट करे, है ना। तो अगर ये लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखता है तो दैट मीन्स ये क्या होगा, ये लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। यही क्या करता है, ये डोनेट करता है, यहाँ पे लिख सकते हैं डोनेट लोन पेयर, ठीक है, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाता है, ठीक है। और स्पेशली ये कैसा काम करता है सर, लुईस बेस की तरह, है ना, क्योंकि लुईस साहब का कॉन्सेप्ट था कि जो देगा वो बेस कहलाएगा, जो लेगा वो एसिड। तो ये लुईस बेस की तरह काम करता है, ठीक है, सिंपल। अब आता है तीसरे नंबर का टर्मिनोलॉजी। तीसरे नंबर की टर्मिनोलॉजी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजक संख्या।
उपसंयोजक संख्या। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सेंट्रल एटम के साथ, या सीधा समझो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, सिंपल। या कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, उसने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसी नंबर को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, सिंपल। कोऑर्डिनेट करने वाले नंबर की बात हो रही है, ठीक है ना। या डायरेक्ट इसके नाम में लिखा है कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट से आप समझ लेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे K4FeCN6 ऐसे लिखा गया है ना। अब मैं इसको देखूँ, यही मेरा क्या है? ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये क्या है मेरा? ये मेरा आयोनाइजेबल पार्ट है या स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा कि जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा वही मेरा क्या होगा? आयोनाइजेबल स्फीयर होगा, ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेबल स्फीयर क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है कि निगेटिव हो सकता है? सर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, यानी एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है। ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी रहेगा वो आयोनाइजेबल स्फीयर है, और ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। अब मैं अगर इस बात को और डिटेल में समझूं तो देखो, यहाँ पे मैं इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ओपन करूं तो जैसा कि मुझे पता है कि दो मिलेंगे, एक तो सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा और दूसरा लिगेंड मिलेगा। चलो सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? सर हम देख के बता सकते हैं, आयरन होगा, क्योंकि आयरन डी ब्लॉक से रिलेटेड है, तो डी ब्लॉक से रिलेटेड है, तो यही मेरा क्या होगा? यही मेरा क्या होगा सर? सेंट्रल मेटल एटम होगा। अब देखो इस आयरन के चारों ओर 6 ठो साइनाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, 6 ठो साइनाइड है, दिख रहा है। और ये साइनाइड क्या कर रहे होंगे? लोन पेयर इन्हीं के पास तो है, तो लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे, है ना। तो ये जो साइनाइड है, इसमें साइनाइड क्या है बताइए? सर साइनाइड जो है अपना वो लिगेंड है ना। और जबकि आयरन क्या है? तो सर वो सेंट्रल मेटल एटम है, Cm में, ठीक है ना। अब इसके द्वारा देखिए, अच्छा मैंने कल ही बता दिया था कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो हम एरो के थ्रू दर्शाएंगे, ठीक है। अब एक बात और सुनिए, यहाँ पे देखा जाए टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6 बने हैं ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और ये किसके अंदर होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अच्छा इसको भी लिख लीजिएगा, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। अब इसकी कहानी थोड़ी सी अलग अलग मानी जाएगी। देखिए ज़्यादातर केसेस में अगर आपको मान लीजिए आयरन 3+ के साथ नज़र आ रहा है, कोबाल्ट है वो 3+ के साथ नज़र आ रहा है, स्कैंडियम है ये 3+ के साथ नज़र आ रहा है, तो ये ज़्यादातर कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर को दिखाएंगे? 6 को ही दिखाएंगे। ऐसे प्लेटिनम है 4+ के साथ आ रहा है, पैलेडियम भी 4+ के साथ आ रहा है, तो ये भी क्या दिखाएंगे? ये भी क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही दिखाएंगे। इसके अलावा क्रोमियम +6 के साथ आ रहा है, तो भी उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। मतलब आगे जाके आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझिए, इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि ज़्यादातर केसेस में आयरन हो गया, स्कैंडियम हो गया और कोबाल्ट हो गया, इसके ऊपर भी +3, इसके ऊपर भी +3, इसके ऊपर भी +3, इसके साथ साथ प्लेटिनम पे +4, पैलेडियम पे भी +4 और क्रोमियम पे +6 हो, ठीक है। तो ये हमेशा जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे तो उस दौरान कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इनका कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ज़्यादातर केसेस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही आयरन +2, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आयरन पे +2 चार्ज है, इसके अलावा जिंक पे +2 चार्ज है, कैडमियम पे +2 चार्ज है, Hg पे +2 चार्ज है, ये सब पे क्या है? +2 चार्ज है कि नहीं है ना। ऐसे ही प्लेटिनम पे भी +2 चार्ज आ जाए,
पैलेडियम पे भी +2 चार्ज है, तो कभी भी इन पे अगर +2 चार्ज आ रहा है तो ये हमेशा कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे सर, ये 4। तब उस दौरान कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या मिलेगा, 4। सीधा सीधा ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 4, ठीक है ना। आयरन 3+, स्कैंडियम 3+, कोबाल्ट 3+, प्लेटिनम +4, पैलेडियम +4 और क्रोमियम +6 के साथ आ रहा है, तो हमेशा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए नजर आएंगे। जबकि अगर आयरन पे +2 चार्ज है यानी हमेशा +2 चार्ज वाले, तो आयरन पे +2 चार्ज, जिंक पे +2 चार्ज, कैडमियम पे +2 चार्ज, Hg पे +2 चार्ज, प्लेटिनम पे +2 चार्ज और पैलेडियम पे +2 चार्ज है, तो ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, 4। तो उस दौरान कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 4 होगा। आई थिंक ये तीनों बातें आप क्लियर कर लेंगे, सॉरी 2 बातें, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहीं से आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आता है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो सर आयरन कह रहा हूँ मैं, सेंट्रल मेटल एटम का जो चार्ज होता है, सेंट्रल मेटल एटम का जो चार्ज होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो वैसे भी आप जानते हो कि भाई किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है ना। इस केस में जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है और उस दौरान हमने बोल दिया, यानी पूरे चैप्टर के अंदर हमने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, ये किससे रिलेटेड है, एक्चुअल में इट इज़ रिलेटेड टू किससे सर, सेंट्रल मेटल एटम। यानी हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी के नंबर को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, है ना। ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। इसके अलावा ये रियल भी हो सकता है और ये इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा रहस्यमय होगा, लेकिन ये आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बस याद रखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी। अगर मैं अभी बताने लगूंगा तो फिर चीज़ें रास्ते से हट जाएंगी। तो चौथे नंबर की बात को आपको यहाँ पे दिमाग में रख लेना है, ओके। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके अलावा आता है हमारे पास एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसका मतलब समझिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उस कारण जो जियोमेट्री प्रोड्यूस होती है उस जियोमेट्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण प्रोड्यूस्ड ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री पैदा हो गई उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे आयरन था और आयरन, ध्यान देंगे, आयरन को 6 साइनाइड ग्रुप ने क्या किया था, घेर के रखा था, है ना। यहाँ भी साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड और यहाँ ऊपर भी साइनाइड और नीचे भी साइनाइड, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इन सबको एक साथ मिला दूं, ठीक है, ऐसे मिला दूं तो ये कौन से फॉर्म में चला गया सर, स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। ये इस स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है ना, मिले स्क्वायर के फॉर्मेट में नजर आया कि नहीं आया। देखिए 6 के 6 इस आयरन के साथ मिले, आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण इन्होंने एक ज्योमेट्री प्रोड्यूस की। तो ये जो ज्योमेट्री है वो क्या है, स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ऐसे मान लेता हूँ, मिल ली। ऐसे दिख रहा होगा आपको कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर के फॉर्म में है ना। लेकिन आपको सीधा पता है कि ऐसे तो बनता नहीं है, बॉन्ड ऐसे नहीं ना बनता है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो जैसे कि आप लोगों ने मेथेन का CH4 का देखा है, तो CH4 का ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल होता है। 109 डिग्री 28 मिनट पे सभी एटम होते हैं, तो उस दौरान जो ज्योमेट्री पैदा होती है उसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि सभी के सभी सेम प्लेन में नहीं रहते हैं, है ना। ये जो मैं फिगर दे रहा हूँ ये तो 2D में लग रहा है ऐसे कि साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड, एक ही प्लेन पे ऐसे लिपटे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये एक प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो
ऊपर नीचे अलग अलग प्लेन में होंगे, और मैं सबको अगर मिला दूं तो एक्चुअल में यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनी उसी को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलेंगे। यानी जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम बाकियों के साथ, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण ज्योमेट्री पैदा हुई होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। समझ पा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी का, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से चलता हूँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो अगर 4 है तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 4 तरीके से, जैसे सिंपली यहाँ पे 4 है, ऐसे ही तो होगा। यहाँ पे मान लो C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ऐसी ही कुछ स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना, जैसे CH4 में स्थिति बनती थी, है ना। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है सेम स्थिति ये बन सकती है, और ये स्थिति को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। मतलब इस दौरान जो ज्योमेट्री प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं है, इसको मत मान लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी ना बन रहा है, ये तो सब कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। सिर्फ और सिर्फ मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग CH4 का देखते हैं तो CH4 में 4 होते ही नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का 4 होने का मतलब क्या, कि 4 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे, तो चारों कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी शेप में बने होंगे ना। जैसे इसका शेप है वैसे ही मैं मान लूँगा कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो भी टेट्राहेड्रल शो कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये देखिए, ये तो 109 डिग्री 28 मिनट पे अलग अलग कारणों के कारण थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये मेरा CM में है ना, और इधर से देखिए ये जो CM में, मैं एक्चुअल में सेंट्रल मेटल एटम ले लेता हूँ, और अगल बगल से क्या मिलेंगे हमको, लिगेंड ही मिलेंगे, लिगेंड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताइए, तो 4 है ना। अच्छा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 6 है, अभी जस्ट बताया था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो अगर 4 है तो ये भी तो हो सकता है कि इसमें तो अलग अलग कारणों से अलग दूरी पे थे, मतलब कोई इस प्लेन में था, मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर था तो एक दूसरा वाला नीचे था, तो एक तीसरा वाला उसके उधर था, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सब चारों के चारों जो हैं वो एक प्लेन में ही बना दें, यानी जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोला भी था, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेन में बना दें, ठीक है। तो उस केस में ये क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर का फॉर्मेट सेट कर देंगे, नहीं कर देंगे, है ना। तब इनको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर, ये प्लेनर स्क्वायर, या प्लेनर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर प्लेनर। मतलब क्या है, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक प्लेन में स्क्वायर के फॉर्मेट में इन्होंने बना दिया, सिंपल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे 2 स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, या तो टेट्राहेड्रल होंगे या तो स्क्वायर प्लेनर होंगे। और बाकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है तो क्या कैसी ज्योमेट्री बनाएंगे, ये ऑक्टाहेड्रल। क्या ऐसे ही बनाएंगे, नहीं, अभी जैसा कोऑर्डिनेशन नंबर उस तरीके की ज्योमेट्री आपको देखने के लिए मिल सकती है, जरूरी नहीं कि यही 2 हमको देखने के लिए मिलेगा। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए समझाया, तो आई थिंक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, बिल्कुल। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या नहीं नोट किया तो एक बार फिर से नोट कर लें। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजक यौगिक के प्रकार, संयोजक यौगिक के प्रकार, ठीक। अब प्रकार जो होते हैं बहुत अलग अलग बेसिस पे हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला तो हम चार्जेस के बिहाफ पे देखेंगे, ठीक है, चार्ज के बिहाफ पे, आवेश के बिहाफ पे, या उनके डिसोसिएशन के बिहाफ पे, ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ चार्ज के बिहाफ पे। सीधा सीधा ऐसे लिख लो कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब एनायन और कैटायन के बेसिस पे, ठीक है, एनायन और कैटायन, कैसा एनायन होगा कैसा कैटायन होगा। एनायन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं माइनस, ये निगेटिव चार्ज को बोलते हैं, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप बनेंगे चार्ज के बिहाफ पे, 1 2 3 4, 4 प्रकार बनेंगे, बहुत सारे में 4 ही प्रकार बनेंगे, परेशान नहीं होंगे। पहला सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन। ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका एनायन क्या हो, सिंपल हो, लेकिन कैटायन जो हो वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो।
जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास कॉपर NH3 पे 4 और इस पूरे पे आएगा +2, जबकि बगल में आएगा मेरे पास SO4 पे -2। तो अब ध्यान से देखिए, यही है अपना कैटायन वाला पार्ट, है ना। और ये कैटायन वाला क्या है सर, ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? बिल्कुल। ये ब्रेक डाउन हो रहा है क्या पूरा अच्छे तरीके से? नहीं, जबकि ये आयोनाइजेबल पार्ट है ना। तो जब भी कोई भी चार्ज हो और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आ गया तो सीधा सीधा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा ब्रैकेट के अंदर है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो भी चार्ज आएगा वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस बार कैटायन जो है वो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैटायन बना रहा है, ठीक है। अगले केस में क्या हो जाएगा? अगले केस में सर सिंपल कैटायन बट कॉम्प्लेक्स एनायन, और इसका एग्जांपल तो हम बहुत देर से देख रहे हैं, जैसे K4 FeCN6, यही है बिल्कुल। अब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो ब्रेक डाउन करने पे मुझे मिलेगा 4K पे प्लस और यहाँ पे FeCN6 पे -4, ठीक है। ये देखिएगा, ये क्या है? एनायन वाला पार्ट है और ये क्या है? कैटायन वाला पार्ट है। कैटायन क्या है? सिंपल है, जबकि एनायन कहाँ पे जा चुका है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन चुका है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन चुका है, इसलिए क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ पा रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स एनायन यहाँ पे बन गया। ओके, अब ऐसा भी आएगा, ऐसा आएगा कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन और कॉम्प्लेक्स कैटायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जांपल हमारे पास है PTNH3, और यहाँ पे बगल में क्या हो जाएगा? 3, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाता है? +2, ठीक है ना, +2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? PTCl2 और इसके ऊपर -2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये भी ब्रैकेट में है और ये भी क्या है? ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ये भी ब्रैकेट में है और ये भी क्या है? ब्रैकेट के अंदर है। एक चीज़ करेंगे, एक्चुअल में प्लेटिनम पे 4 चार्ज होता है ना, तो PT +4 लेके चलूँगा मैं, तो PTCl4 और PTNH3 पे 4, इस पे +2, इस पे -2, अभी सही है। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे देखिए ये कैसा है? कैटायन वाला पोर्शन है, क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि ये भी ब्रैकेट में है, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन। और यहाँ पे देखिए एनायन भी हमारा किस में चला गया है? ब्रैकेट के अंदर, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, ठीक है। जो भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब चौथे नंबर पे आता है न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है ना सर। न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब ये क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। अब न्यूट्रल होने का कारण मैं बता दूं, एक्चुअल में इसमें कार्बोनिल ग्रुप आएगा। कौन आएगा? कार्बोनिल ग्रुप आएगा। काम करता हूँ, इधर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब देखिएगा चौथे नंबर पे है। अगर हम बात करें तो इसमें मैंने बोला था कि इसमें लिगेंड कौन बनेगा? इसमें लिगेंड बनेगा कार्बोनिल ग्रुप हमारा क्या बन जाएगा? लिगेंड। जैसे एग्जांपल के लिए NiCO4, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे बन जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये रहा निकिल अपना, और चारों ओर से क्या बनेगा हमको? CO, ठीक है ना, यानी कार्बोनिल 4 ठो लगे होंगे, ठीक है ना। CO, ये कोबाल्ट नहीं है, ये क्या है? CO है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। तो ये बन गया अपना, ओके। ध्यान से देखेंगे, निकिल चारों ओर से कोबाल्ट। ऐसे ही हम और देख सकते हैं, जैसे एक और दिखा देता हूँ मैं, आयरन और CO5, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसा होगा? इसके भी पांचों ओर क्या होगा? कोबाल्ट होगा, नहीं, कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक है ना। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ना कि कोबाल्ट है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको एकदम सिस्टमेटिक अगर आप करना चाहें तो सिस्टमेटिक वे में ऐसे होता है, कुछ प्लेन वाली कहानी है। इसमें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेन में आते हैं ये सब,
ऐसा नहीं कि सेम प्लेन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप और चाहें तो देख सकते हैं Cr और CO6, CrCO6 यानी क्रोमियम के 6 ओर क्या लगा दीजिए आप सर, 6 ओर हम क्या लगा देंगे, कार्बोनिल ग्रुप को लगा देंगे, तो ये भी आ जाएगा। और ध्यान देंगे ये क्या है, एक ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिन पे कोई चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। ठीक है ना, देयर आर नो चार्ज। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, क्योंकि देखिए 6 के 6 ओर में आप देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना है, सीधा सीधा मतलब समझिए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही कहलाएंगे, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएंगे। तो यहाँ पे बन तो रहा है, बट ना ही ये पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं ना ही निगेटिव, ये न्यूट्रल है अपने आप में। और आपको याद भी रख लेना है कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप आएगा तो ज़्यादातर ये न्यूट्रल बना देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप बोलते हैं, और इसके साथ मैं कार्बोनिल ग्रुप 8 ठो डाल दूँ, CO काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा हटाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, सिंपल एनायन, सिंपल कॉम्प्लेक्स कैटायन, एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, CuNH3 4 और उस पूरे पे क्या आ जाएगा +2, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए मेरा एनायन क्या है, सॉरी कैटायन क्या है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ चुका है और एनायन मेरा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये सिंपल हो गया। फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पे कैटायन, इस बार कैटायन मेरा ब्रैकेट के बाहर है तो इसलिए सिंपल हो गया, और इस बार एनायन कहाँ चला गया है, ब्रैकेट के अंदर, इसलिए कॉम्प्लेक्स एनायन। यहाँ पे देखेंगे कैटायन और एनायन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एलायन मिलेगा। ठीक है, अब ये कहानी खत्म। थोड़ा सा मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल में ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही निगेटिव चार्ज, दोनों नहीं आएंगे, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा दिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, CO2 यहाँ पे CO8। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो मेनली यहाँ पे देखेंगे CO, फिर ये फिर से CO से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे CO2 को आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है ये। ठीक है, एक्चुअल में CO 2 बार है। ठीक है, CO 2 बार है। हाँ, बोल सकता हूँ मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ठीक है, बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, ये कार्बोनिल ग्रुप है एक्चुअल में। ठीक है, अब 8 ठो क्या लगे हुए हैं, 8 ठो कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है ना, यानी कार्बोनिल, हर एक कार्बन, सॉरी 2 कार्बोनिल ग्रुप है और इनसे 8 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया। टोटल क्या बन गया ये, CO2 CO8। क्लियर है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ओके, आप चाहें तो बना सकते हैं, जैसे और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप। यहाँ पे Fe2CO9 इसको ले लिया, इसको बनाना हो ये भी आप बना लेंगे। ओके, तो ऐसे ही बनाना होता है इन सबको। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये चार्ज के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, है ना। क्या यहाँ पे Fe, फिर Fe। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे, यहाँ पे CO, देखते जाइए आप बस, यहाँ पे CO और यहाँ पे CO। ठीक है, यहाँ पे भी CO, यहाँ पे भी CO, यहाँ पे भी CO। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, बिल्कुल। यहाँ पे भी CO 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, CO, और यहाँ पे एक CO होगा जो इससे और इससे दोनों से कनेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है,
तो यहाँ पे टोटल 9 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ क्लियर है। ये क्या था, ये था Fe2CO9। ठीक है, तो ये हमारे न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे और आपको समझ में भी आ गए होंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए देखेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, एंड सेंट्रल एटम के नंबर के बिहाफ पे कि कितने सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं उनको, सेंट्रल मेटल एटम। इसके बेसिस पे अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखें तो हमारे पास 2 तरीके के मिलेंगे। सबसे पहला हमको मिलेगा मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक ठीक। तो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला। मतलब इसमें सिंपल सिंगल एक ठो केवल और केवल सेंट्रल मेटल एटम होगा। जैसे कि जब अब तक जितने भी एग्जांपल हम लोगों ने देखे हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि FeCN6 है ना। तो इसमें देखिए, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कितने हैं, सिर्फ एक है ना। अगर इसको इलेबोरेट करोगे तो CN सब के सब जो लोन पेयर है डोनेट किसको कर रहा है, Fe को ही तो कर रहा है ना। 6 तो CN है, 6 के 6 सिर्फ एक को कर रहा है, यानी एक ही हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। इसके अलावा हम लोगों ने और भी देखा, CuNH3 पे पावर 4 था और बगल में क्या था, SO4 था। तो यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर भी सिंगल एक मात्र सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, तो अगर सिंगल सेंट्रल मेटल एटम है तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें नाम से ही दिख रहा है। देखिए, जैसे मोनो मतलब यहाँ से भी दिख रहा था एक, और पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी हो जाएगा, कई सारे हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैनी सेंट्रल मेटल एटम है, कई सारे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लेंगे Cr, ठीक है ना, और Cr से कनेक्टेड होगा 4 ठो H2O, फिर ये Cr OH से कनेक्टेड होगा, इसके साथ साथ NH2 से कनेक्टेड होगा, फिर जो OH है वो कनेक्टेड हो जाएगा CO से और CO से कनेक्टेड होगा NH3 के 4 पोर्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम भी हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये भी हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे को ही हम लोग पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये किस बेसिस पे था, ये सेंट्रल मेटल एटम के नंबर के बेसिस पे था कि अगर एक होंगे तो मोनोन्यूक्लियर और एक से ज़्यादा होंगे तो हम इनको पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखेंगे, अगेन यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे H2 है, कुछ भी तरीका बना के याद जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे NH3, यहाँ पे इसके बगल में क्या है, 4 है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NH3 यहाँ पे O है, तो दोनों के दोनों लोन पेयर है, इसलिए NH3 को यहाँ पे रख देना है। ठीक है ना, ऐसे माइंड में एक सेटिंग बैठा के करना है, नहीं तो फिर ये आपके माइंड से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे CO है तो O के साथ क्या है, NH3 आया है, जबकि यहाँ पे क्रोमियम के बगल में H2O आया है। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्रोमियम के बगल में H2O आया है और यहाँ पे CO के बगल में क्या आया है, NH3। तो O वाले के साथ O वाले को नहीं रखना था, हमने नाइट्रोजन को ला के रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ सेटिंग बैठाएंगे, तो क्रोमियम होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे ही कोबाल्ट होगा, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। अब इसके बाद आता है अगेन हमारे पास दूसरा बेसिस, यानी दूसरे बेसिस पे हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, और इस बार लिगेंड के नंबर के बिहाफ पे हम देखेंगे। ठीक है, किसके बेसिस पे देखेंगे, लिगेंड के बेसिस पे, लिगेंड। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो इसमें भी 2 मिलेंगे हमको, एक मिलेगा होमोलेप्टिक और एक मिलेगा पॉली या हेट्रोलेप्टिक। ठीक है ना, तो होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंपल, होमो मतलब सेम या एक,
ठीक है ना, ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं एक टाइप का होगा। यहाँ पे एक्चुअल में एक काम करिएगा, बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड। एक्चुअल में नंबर की बात नहीं हो रही है, टाइप की बात हो रही है। तो टाइप ऑफ लिगेंड यानी किस टाइप का लिगेंड है। होमोलेप्टिक का मतलब सेम टाइप का लिगेंड है, ठीक है ना, सेम टाइप का लिगेंड है। जैसे जो एग्जांपल आप ले रहे हो अभी तक, K4FeCN6, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एक ही टाइप का लिगेंड है ना, सिर्फ और सिर्फ CN है। 6 लिगेंड जो है वो सेम है ना। यहाँ पे देखिए कितने लिगेंड है, 6 हैं और 6 के 6 क्या है, सेम है। तो ये क्या होगा, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें CuNH3 पे पावर यहाँ पे सॉरी बगल में क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और बगल इसके बाहर क्या आ जाएगा, SO4। तो यहाँ पे लिगेंड कौन है मेरा, NH3, 4 है और चारों क्या है, सेम है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक। ऐसे ही अगर हम लिखना चाहें तो दूसरा टाइप देखें तो वो होगा हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, हेट्रोलेप्टिक का मतलब क्या होता है। पहले तो हेट्रोलेप्टिक यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप के लिगेंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एग्जांपल यही लीजिएगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करिएगा। यहाँ पे FeCN है तो CN6 है, यहाँ पे 4 कर दीजिएगा, ठीक है ना, 4 कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे किसको बुला लीजिएगा, अमोनिया को, NH3 और बगल में कितना रख लीजिएगा, 2, ठीक है ना। 2 CN हटा के 2 अमोनिया यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए लिगेंड 2 टाइप के हो गए ना, वैरायटी आ गई लिगेंड के अंदर। पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था, साइनाइड था, सिंपल साइनाइड ग्रुप था। लेकिन अब देखिए साइनाइड 6 के 6 थे, लेकिन अब क्या हो गया, 4 साइनाइड हो गए और 2 अमोनिया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैरायटी आ गई, यानी लिगेंड के अंदर वैरायटी आ चुकी है। और इस तरीके से इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। सेम कहानी यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ में क्या होगा कि CuNH3 रहेगा, यहाँ पे 4 के जगह पे 2 कर लेंगे और यहाँ पे H2O बुलाएंगे और टोटल कितने बुला देंगे, 4, और बगल में SO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये भी क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी लिगेंड की वैरायटी आ गई, लिगेंड की क्या आ गई, वैरायटी। देखिए यहाँ पे साइनाइड था तो NH3 को बुलाया, यहाँ पे NH3 था तो पानी को बुलाया, ठीक है ना। इस चीज़ को करेक्ट करिए, NH3 और H2O। अभी आपने इसके पहले वाला जो एग्जांपल देखा, एक बार और उसको लिखिए। Cr था तो H2O रखा था 4 है ना, फिर OH ऊपर, नीचे NH2, और फिर ये OH आके CO से कनेक्ट हुआ था और CO कनेक्टेड था एक्चुअल में किससे, NH3 से, और वो भी कितना, 4, ठीक है। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। ये क्या था अपना, ये सर अभी हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, जस्ट बताइए सर। ये सॉरी पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आई थिंक करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता कि यहाँ भी H2O आया था और NH3 आया था, और यहाँ भी हम लोगों ने बस क्या किया है, NH3 और H2O को ऐड किया। जहाँ पे NH3 नहीं था वहाँ पे NH3 को ऐड करा दिया, जहाँ पे NH3 था वहाँ पे H2O को। तो इस तरीके से हम लोग हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी समझ गए। तो होमोलेप्टिक मतलब सेम टाइप के लिगेंड, सेम टाइप के लिगेंड वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, खत्म। तो आई थिंक आपको क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आयन के बेसिस पे देखा, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखे 4 वैरायटीज़ थे उसके अंदर, कि मतलब सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। तो फिर कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, और उसके बाद न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। वो 4 उधर देख लिया। उसके बाद मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर, और ऐसे यहाँ पे होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। तो अलग अलग टाइप्स पे है, ये देखिए लिगेंड के टाइप्स के बेसिस पे है। और वहाँ पे बेसिस क्या था, इसके पहले वाला सेंट्रल मेटल एटम के नंबर के बेसिस पे था। और उससे पहले जो 4 देखा हम लोगों ने, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था वो चार्ज के बेसिस पे था, कि किस टाइप का चार्ज था, ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लगभग टाइप्स यहाँ पे खत्म कर लिए, ठीक है। अब एक थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, उसके बाद हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे।
तो सबसे पहला जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था Fe2 और CO मैंने 9 लिया था, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर मेरे से गलत बन गया था, ओके। इसको मैं सही करता हूँ। यहाँ पे आयरन, यहाँ पे भी आयरन, सिंपल। यहाँ पे आयरन को आयरन से जोड़ दीजिए और सबको 3 कोबाल्ट दे दीजिए, सॉरी 3 कार्बोनिल ग्रुप दे दीजिए। मतलब 3 कार्बोनिल ग्रुप इसके से जुड़े होंगे। ऐसे यहाँ भी ऐसे, ठीक है। बाकी के कार्बोनिल ग्रुप कुछ इस तरीके से होंगे। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने एक और देखा था, अगर हमको याद हो, इसके पहले एक और एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। क्या लिया था? CO2, ध्यान देंगे, CO2 था, फिर CO8 था ना। तो यहाँ पे भी कुछ अलग कहानियाँ थी, मतलब ध्यान देंगे। पहले तो CO को CO से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी फिर 3-3 को दे देंगे, मतलब 3-3 ठो दे देंगे CO, ठीक है। यहाँ भी CO, यहाँ भी CO और यहाँ भी CO, ठीक है। बाकी 2 जो CO है वो इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। फ्लो में मैंने इसको गलत बना दिया था, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम आगे की चर्चाएं करेंगे। थैंक यू वेरी मच एमर्स।